तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि आप लोगों को केवीएस इंटरव्यू और डेमो में हेल्प करेंगी। ध्यान रहे ये वीडियो जो है आप लोगों के जो भी लोग पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं, जिन लोगों का भी दोस्तों टीजीटी का एग्जाम हो गया, जिन लोगों का भी पीजीटी का एग्जाम हो गया, इन सभी लोगों के लिए ये उपयोगी होगा। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो, केवीएस का एग्जाम जो है दोस्तों यहाँ पर वो आपके दो पार्ट्स में था। जो आप लोगों का रिटन एग्जाम था दोस्तों वो आप लोगों ने कर ही लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है इंटरव्यू और डेमो। यहाँ पे 30 नंबर का जो पोर्शन रहेगा वो आप लोगों के इंटरव्यू का रहेगा, और 30 नंबर का जो पोर्शन रहेगा वो आप लोगों का डेमो का रहेगा। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे कि केवीएस के इंटरव्यू में हमें क्या करना है और डेमो में क्या करना है। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करें। तो सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों को मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आप लोगों को कपड़े कैसे पहन के जाने हैं, किस तरह की ड्रेस रहनी चाहिए आप लोगों के लिए। बोथ मेल के लिए भी बताऊंगा और फीमेल के लिए भी, कि लड़कों को किस तरह की ड्रेस पहन के जानी चाहिए और लड़कियों को किस तरह की ड्रेस पहन के जाना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम का इंटरव्यू है दोस्तों यहाँ पर वो आप लोगों का गर्मियों के सीजन में है, तो हम लोग मौसम का भी ध्यान में रखेंगे। ये तो हो जाता है ड्रेस का पार्ट। अब ड्रेस के पार्ट पर आ जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये भी किसी इंटरव्यू का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, आप अपने आप को कैसे बताते हो, आप इसमें आप लोग जो है किस तरह से अपनी चीज़ें बताओगे। क्योंकि ये किसी भी इंटरव्यू में आप देखोगे कि जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है वो इंटरव्यू को एक रास्ता देता है कि उस रास्ते पर चलकर जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन होता है, जो आपका एग्जाम या इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे उसी से रिलेटेड क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें आपको किस तरह से जाना है। फिर आ जाती है स्किल्स यू नीड टू इम्प्रूव। इसमें कौन कौन सी स्किल्स हो जाएंगी? इसमें आप लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी है कि भाई आपका एक प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हो तो किस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, किस तरह के आपके सोच विचार होने चाहिए, किस तरह के आपके दिखने का तरीका होना चाहिए, किस तरह से आप लोगों को बात करने का तरीका होना चाहिए, आप लोगों को वहां पर क्या करना है, क्या क्या चीजें नहीं करना है। तो यहाँ तक आप देखोगे ये जो पोर्शन ये दोनों है ये हमारे 30 मार्क्स के हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 30 नंबर का पोर्शन कवर कर लिया है। फिर आ जाता है डेमो। डेमो भी भाई 30 नंबर का है। इसमें आप लोगों को कोई एक इम्पोर्टेंट आपका जो भी फेवरेट टॉपिक हो वो पढ़ा के दिखाना होगा। तो वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा के दिखाओगे आप लोग। तो उसमें हम लोग ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स की भी बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरह से आप लोग अपनी ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स को सुधार सकते हो। तो ये चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग सीक्वेंस बाय डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हो जाता है वो होता है हाउ टू ड्रेस। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब आप केवीएस का इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें आपको ड्रेस किस तरह से पहननी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि क्या चीजें नहीं करना है। ध्यान रहे कि कभी भी, जैसे अगर मैं आप लोगों को बॉयज की बात करूँ, तो जो भी लड़के हैं वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर किसी भी तरह का फॉर्मल सूट पहन के जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में कभी भी किस तरह की कॉलर ना हो। ये इस तरह के आप लोगों की चेन्स वगैरह लटकी हुई हैं, थ्री पीस में जो शाइनिंग वाले बटन लगे हुए हैं, ये ना हो, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये चीजें हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। किसी भी तरह की आप लोगों के वहां पर चेन या ज्वेलरी वगैरह ना लटकी हो। किसी भी तरह की आप लोगों की फैंसी रिस्ट वॉच ना हो जिसमें स्पोर्ट्स वॉच आ जाती है। किसी भी तरह की दोस्तों चमकने वाली घड़ियां हो जाती हैं। सेम गोज विद गर्ल्स। गर्ल्स के लिए आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको ना तो ज्यादा ज्वेलरी वगैरह पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, कि ज्वेलरी जो हो वो बिल्कुल कम से कम हो, जिसमें आपकी इयररिंग्स और नोज रिंग तो चल जाता है। बाकी इसके अलावा कोई ज्यादा चूड़ियाँ, कोई ज्यादा गले में ऐसी बड़ी, मतलब हार वगैरह, कोई भी स्टाइलिश ज्वेलरी ना हो। और साड़ी का कलर या कोई भी सूट वगैरह पहन जा रहे हो तो वो शादियों जैसा ना हो, वो आप लोगों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, ठीक है। अब बात आ जाती है हम कैसे पहन के जाएं कपड़े। तो यहाँ पर मैंने कुछ आइडियाज दिए हुए हैं। जैसे लड़कियों के लिए हाफ स्लीव या फुल स्लीव बंद कॉलर का सूट भी चल सकता है, जो कि किसी भी कलर का हो सकता है। बस वो कलर जो हो ना तो ज्यादा चटकदार रंग का ना हो, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और आप यहाँ पर स्लीपर्स में भी जो इंडियन ट्रेडिशनल स्लीपर जो सूट के साथ होते हैं वो मैच करके
जा सकते हो। और अगर आप साड़ी पहनते हो तो साड़ी में भी आप लोगों की जो फॉर्मल साड़ी होती है प्लेन वाली वो पहन सकते हो। उसमें कोशिश करना कि जो पहनने का तरीका हो वो एक टीचर जैसा लगे और वो एक मॉडेस्ट तरीका हो, और उसमें आप लोगों का कहीं से भी कोई स्टाइल वगैरह ना झलके। लड़कों के लिए एक इजीली ब्लेजर पहन सकते हो, और अगर आप वेस्टर्न ड्रेस फॉलो करना चाहते हो लड़की होकर के तो ऐसे ब्लेजर और स्कर्ट की भी ड्रेस आप पहन सकते हो। ब्लेजर और पैंट्स में भी आते हैं, वो भी पहन सकते हो। और दूसरी चीज, अब जैसे इंटरव्यू जो है वो गर्मियों में होने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये सलवार सूट का ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पर, लड़कों के लिए। तो लड़कों में या तो आप ब्लेजर पहन सकते हो। ब्लेजर में मैं यहाँ पे ये वाली जो स्टाइल है इसको अवॉइड करूंगा, ये ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ब्लेजर पहन रहे हो तो उसके साथ टाई जरूर अटैच करिएगा। या तो फिर टाई मत पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा फॉर्मल पैंट शर्ट भी पहन सकते हो, ठीक है ना। पैंट शर्ट जो हो जाते हैं वो भी फॉर्मल में, उसमें कौन कौन सा कलर आ जाता है आप लोगों का, वाइट कलर आ जाता है, स्काई ब्लू कलर आ जाता है, कोई सा भी कलर आ जाता है जो शर्ट का, वो आप लोग उसमें पहन सकते हो। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। रिस्ट वॉच में कोई भी दोस्तों यहाँ पर चेन वाली घड़ी चल जाएगी, बेल्ट वाली घड़ी भी चल जाएगी, आजकल स्मार्ट वॉचेस भी आने लगी हैं, तो वो चल जाएंगी, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि अवॉइड ही करो, वो सबसे बेस्ट है। चेन या बेल्ट वाली किसी भी तरह की आप घड़ी पहन सकते हो। सेम लड़कियों के साथ है कि लड़कियां भी किसी भी तरह की चेन वाली घड़ी या बेल्ट वाली घड़ी पहन सकती हैं, ठीक है। और ब्लेजर के कलर में अगर मैं कहूँ तो ब्लेजर का कलर मोस्टली कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक नहीं है तो थोड़ा सा डार्क ब्लू भी चल जाएगा। बाकी इसके अलावा पिंक कलर का, लाइट ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, किसी भी तरह के कलर्स को हमें अवॉइड करना है। ब्लैक या डार्क ब्लू, इन्हीं दो कलर्स को मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया हमारे पहनावे का, और दूसरी चीज आ जाती है हेयर स्टाइल की। हेयर स्टाइल और देख लेते हैं। हेयर स्टाइल भाई आपकी नॉर्मल जैसी है वैसे ही रखो, उसको ज़्यादा चेंज अप नहीं कर सकते हो। हाँ बस ये चीज़ है, आप अपनी दाढ़ी वगैरह अच्छे से ट्रिम करके जाओ, अच्छे से ग्रूम होके जाओ, वो इम्पोर्टेंट है। आपके नाखून वगैरह कटे हुए हो, है ना। और दूसरी चीज परफ्यूम में आ जाती है, तो कोई हल्का सा परफ्यूम लगा के जा सकते हो, बाकी कोई भारी भरकम सा डियो मत यूज करना, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों के ड्रेसिंग से रिलेटेड हो जाती हैं। अब आ जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है, सॉरी गाइस, वो किसी भी इंटरव्यू का एक रास्ता होता है कि वहां से आप इंटरव्यू को एक रास्ता देते हो कि वो उससे रिलेटेड आपसे चीजें पूछे, आप उसको बताते हो कि हमारा नाम क्या है, हमने पढ़ाई कहाँ पे की है, हमें क्या क्या चीजें आती हैं, हम किस किस चीज में माहिर हैं, हमें क्या क्या चीजें पसंद हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग जब उसे बताते हो तो वो आपके बारे में एक बेसिक सा आइडिया समझ जाता है कि हाँ भाई आपका नाम ये है, आप ये करते हो, आप ठीक है, ये चीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद बारी आ जाती है कि यहाँ पर आप देखोगे कि एज अ टीचर आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो चीजें यहाँ पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हमें अभी तक अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करना नहीं आता है तो क्या किया जाए, कुछ मत करो, एक कॉपी का पेज लो, उस पेज में केवल अपने बारे में, किसके बारे में, अपने बारे में 20 लाइन लिख लो। कितनी लाइन लिख लो, 20 लाइन लिख लो, जो आपको अपने बारे में लिखना है। आप भाई टीचर बनने जा रहे हो तो इतना सा तो काम कर ही सकते हो कि आप अपने बारे में 20 लाइन लिख ही सकते हो। सही बात है या नहीं, है ना। तो ये चीज आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप लोगों ने कभी रेज्यूमे बनाया हो तो वो और भी अच्छी बात है। जो जो चीजें रेज्यूमे में लिखते हो वो चीजें यहाँ पर भी काम आएंगी। इसी तरह से एक आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बात आ जाती है सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को किन किन चीजों के बारे में रिसर्च करके जाना है। तो सबसे पहली रिसर्च तो आप लोगों को करके जानी है केवीएस के बारे में कि केवीएस है क्या, इसकी स्थापना का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ठीक है ना। इसकी स्थापना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं कि भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है,
इसको कहाँ से फंडिंग आती है, ये सारी चीजें आ जाती हैं कि ये केवीएस से रिलेटेड, कि केवीएस संगठन जो है वो उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब जिससे रिलेटेड सभी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। केवीएस में कौन से बोर्ड एग्जाम कराते हैं, कौन से बोर्ड की किताबें चलती हैं, किस क्लास से लेके किस क्लास तक एडमिशन होते हैं, कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, कौन कौन इसमें एडमिशन नहीं ले सकता, ये सारी चीजें आप लोगों के रिसर्च पार्ट में आ जाएंगी, जो आप लोगों को इससे रिलेटेड रहेंगी, केवीएस से रिलेटेड रहेंगी। जाहिर सी बात है, जब आप लोग केवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भाई आपसे तो केवीएस के बारे में क्वेश्चन पूछेगा ही ना, कि भाई केवीएस में आ रहे हो इंटरव्यू देने, तो केवीएस क्यों बनाया गया था, केवीएस स्कूल की स्थापना क्यों की गई थी, केवीएस स्कूल में कौन से बोर्ड की किताबें चलती हैं, केवीएस का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे, केवीएस को फंडिंग कहाँ से आती है, ये सारी चीजें जो होती हैं आपके रिसर्च पार्ट में आ जाती हैं। दूसरी रिसर्च हो जाती है अपने बारे में रिसर्च। अपने बारे में रिसर्च क्या क्या, कि आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पता होना चाहिए, आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स पता होना चाहिए। अब ध्यान रहे, जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उन्हें कभी भी इंटरव्यू में आप लोगों को एज ए नेगेटिव में शो नहीं करना है उनको, मतलब एक तरह से आप बोलते हो ना कि कमजोरी को भी, ठीक है ना, छुपाना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको अपने ऊपर रिसर्च करनी है, कि भाई मेरी क्वालिटीज क्या क्या है, मैं किस तरह से पढ़ा लेता हूँ, मैं स्कूल में क्लासरूम में अच्छा मैनेजमेंट कैसे कर पाऊंगा, कैसे मैं बच्चों का असेसमेंट करूंगा, कैसे मैं जो है यहाँ पर क्लासरूम में एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना के रखूंगा, कैसे क्लासरूम में जो है बच्चों को, सभी लोगों को चलकर मैं सिखाने में हेल्प कर पाऊंगा। तीसरा पॉइंट, कि भैया आप टीचर ही बनना क्यों चाहते हो, इस दुनिया में हजार प्रोफेशन है, आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की होगी और अब केवीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भैया टीचिंग ही क्यों, टीचिंग ही क्यों आपने चुना एज अ करियर, टीचिंग में क्या क्या फायदे हैं, टीचर क्यों बनना चाहते हो, टीचर बन के क्या कर लोगे, टीचर बन के आप क्या समाज में परिवर्तन लाना चाहते हो। तो ये चीजें आप लोगों के इसमें आ जाती हैं कि भाई आप एक टीचर क्यों बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो तो केवीएस में ही टीचर क्यों बनना चाहते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से हो जाते हैं, जो एक इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है, और ये मैक्सिमम टाइम पे पूछा ही जाता है कि भैया आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, टीचर बन के आप क्या परिवर्तन लाना चाहोगे, टीचर बन के आप क्या क्या चीजें सुधार सकते हो। फिर आ जाते हैं की कॉन्सेप्ट अबाउट टीचिंग, टीचिंग कैसे होती है, टीचिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो चीजें जब आप लोगों ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है तो मोस्टली पता ही होंगी। जिसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो जाती है, आरटीई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, पेडागोजी हो जाता है, बेसिक क्लासरूम मैनेजमेंट हो जाता है, टीचर पेरेंट असेंबली हो जाती है, टीचर पेरेंट एसोसिएशन हो जाते हैं, हजार चीजें होती हैं जो आप लोगों के टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती हैं। चलो, तो ये चीजें आप लोगों को किसमें करनी है, सेल्फ इंट्रोडक्शन में। अगर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से बनाना चाहते हो तो मैं इसके लिए बोलूंगा, एक कॉपी पे कुछ मत करो, अपने बारे में केवल 20 लाइन लिख लो, वही सफिशिएंट है, उसको दो थोड़ा सा मिरर के सामने में खड़े होके बोलो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलो, तो अब आ जाते हैं कि स्किल्स यू नीड टू इम्प्रूव, जो जो चीजें हमें एज अ टीचर अपने आप में इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो सबसे पहला तो हो जाता है कि भैया आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने बोल दिया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो साइंस है। अब ठीक है, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, तो भाई अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टीचर जो है बता रहा है कि भाई उसका फेवरेट सब्जेक्ट अगर साइंस है, तो उसको साइंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उनकी बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होगी। क्यों? क्योंकि जब भाई आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो उम्मीद की जाती है उस फेवरेट सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने आप उनको आंसर करने में क्या हो, सक्षम हो। सीधी सी बात है कि भैया जैसे अगर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने बताया कि भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, तो अगर भाई कोई इंटरव्यू में वहां पे साइंस का टीचर बैठा हुआ है, तो वो जितने भी क्वेश्चन पूछेगा मुझे उन सभी के आंसर आना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस के लॉजिकल आंसर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं उन्हें घुमा रहा हूँ, मैं झूठ बोलकर उन्हें यहाँ वहां भटका रहा हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपना सब्जेक्ट बताया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, तो इंटरव्यू लेने वाला इंसान उम्मीद करता है कि भाई आप जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता रहे हो
उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होगी और उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होगा। ठीक है। योर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जस्ट इनके हिसाब से कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की है, जैसे किसी ने बता दिया मेरी ग्रेजुएशन जो है केमिस्ट्री में है। अब ठीक है भाई, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में है तो मानना तो पड़ेगा कि भाई अब केमिस्ट्री से ग्रेजुएट इंसान है तो मुझे, ठीक है ना, 10th 12th 11th तक के क्वेश्चंस का बेसिक बेसिक आंसर आता होगा। वैसे तो नहीं पूछेगा ये पीआरटी में, पीजीटी टीजीटी में इसके पूछने के चांसेस है, लेकिन अगर कभी पूछ ले पीआरटी में भी कि भाई आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट था इससे रिलेटेड कुछ आंसर करना है, तो वो उन सब्जेक्ट्स पे आप लोगों की कमांड जो है वो बेस्ट लेवल की होनी चाहिए। मतलब ये बोल सकते हो कि यहाँ पे आपसे ही क्वेश्चन किया जा रहा था, आपसे ही सब्जेक्ट पूछा गया, अब आपको ही उसी के बारे में क्या करना है, उसके क्वेश्चंस का आंसर करना है। तीसरा आ जाता है भाई आपकी हॉबी। हॉबी में आप लोगों का बुक रीडिंग, जैसे किसी ने बोल दिया कि सर मेरी हॉबी बुक रीडिंग है। अब भाई बुक रीडिंग है तो उसमें वो ये पूछ सकता है कि भाई आपको किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है, आपने रिसेंट में कौन सी किताब पढ़ी हुई है, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हो, किताबें पढ़ने से आपको क्या सीखने को मिलता है। किसी ने बोल दिया मेरी हॉबी क्रिकेट है, तो अब क्रिकेट में ही पूछ लिया कि भाई रिसेंट में इंडिया का मैच किसके साथ हुआ था, किस टीम को आप फॉलो करते हो, रिसेंट का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, किसने जीता था। मतलब ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हो जाते हैं जो हॉबी पार्ट से आ जाते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट में अगर आप म्यूजिक बता रहे हो, मूवीज बता रहे हो, तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि म्यूजिक में फलाना गाना किस मूवी से रिलेटेड है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जस्ट इन केस आपका भी इंटरेस्ट म्यूजिक है और सामने जो इंटरव्यू लेने वाला बैठा हुआ है उसका भी इंटरेस्ट म्यूजिक है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है। तो ये तो हो जाते हैं कुछ अदर क्वेश्चन जो हमें सामना करने के लिए रेडी रहना है। अब आ जाते हैं कॉमन क्वेश्चन जो स्कूल से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि भाई आप जो है क्लासरूम में जब पहले दिन पढ़ाने जाओगे तो आप अपने बच्चों को कैसे रेडी करोगे उन्हें लर्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सीडीपी में लॉ ऑफ रेडीनेस। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर जब तक सीखने के लिए रेडी नहीं है तो लर्निंग की स्पीड, लर्निंग जो है संभव नहीं होगी। तो भाई आप कैसे बच्चों को रेडी रहोगे, ये क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल। सब्जेक्ट से रिलेटेड आ जाता है कि भैया हम स्कूल में बच्चों को साइंस क्यों पढ़ाते हैं, मैथ क्यों पढ़ाते हैं, ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं, हिंदी क्यों पढ़ाते हैं, इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं, हम बच्चों को मदर टंग मदर लैंग्वेज में ही एजुकेशन क्यों देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बेसिक बेसिक से बन जाते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इवेल्युएट योर स्टूडेंट्स। मतलब आप एक स्कूल में एग्जामिनेशंस कैसे लोगे, एग्जामिनेशंस के अलावा आप लोग क्लास में बच्चों का कैसे चेक करोगे कि जो आपने पढ़ाया हुआ है वो बच्चे तक सही ढंग से सही तरीके से पहुंचा है या नहीं, जो आप बच्चे को सिखाना चाह रहे थे वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भाई आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चे तक सही तरीके से पहुंचा है या नहीं। ठीक बात है। तो ये हो जाते हैं एवेल्युएशन से रिलेटेड। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज अ टीचर, आप लोगों की क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं बच्चों से अच्छे से कनेक्ट कर लेता हूँ, मुझे अपनी पेडागोजी पे बहुत अच्छा सा कमांड है, मैं क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हूँ, मेरी ब्लैक बोर्ड राइटिंग की स्किल बहुत अच्छी है, मेरी एक्सप्लेनेशन स्किल अच्छी है। तो इसमें कई सारे आंसर हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अपने हिसाब से अपनी कॉपी पर जरूर लिख के देखेंगे कि इसका आंसर मैं अपने लिए क्या दूंगा। आपकी बिगेस्ट वीकनेस क्या होगी एज अ टीचर। तो इसमें ध्यान रखना है, ये नहीं बोलना है कि मैं पढ़ाते टाइम बोर्ड पे जो है, ठीक है ना, घबरा जाता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं बताना है। आपको ऐसी कोई वीकनेस बतानी है जो कि एक पॉजिटिव वे में काम करे। समझ में आया? ठीक है ना। तो उसमें आप लोग कह सकते हो कि कोई भी, जैसे सपोज दैट कि आप बच्चों से ज्यादा जल्दी अटैच हो जाते हो, तो ये जो है एक वीकनेस में कंसीडर नहीं किया जा सकता है। इसे आप एज अ प्राइमरी टीचर, एज अ स्कूल टीचर देखोगे, ठीक है ना, अच्छे बात में देखा जाता है। आप देखोगे एक क्वेश्चन और आ जाता है, आप पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करोगे, पेरेंट टीचर रिलेशनशिप जो है वो आपके अकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए, इसका क्या क्या फायदा होगा, इसका जो है यूज आप लोग अपने लेसन की प्लानिंग में, आप अपने पढ़ाने के तरीके में कैसे करोगे। ये जो है आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है। और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना,
एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपसे पूछेगा कि आपने बीटीसी में क्या क्या सीखा, आपने डाइट में क्या क्या सीखा, आपने डीएलएड में क्या क्या सीखा, आपने बीएड में जो ट्रेनिंग की है, इंटर्नशिप की है, उनमें क्या क्या सीखा। ये चीज़ें आप लोगों की आ जाती हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड आपने स्कूलिंग कहाँ से की, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। और अपने आप को आप 5 ईयर में कहाँ देखते हो, ये क्वेश्चन वैसे जब आप जॉब लेने जाते हो तो काफ़ी पूछा जाता है कि आप नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ देखते हो, कि मतलब आप जैसे टीचर बन जाओगे तो टीचर बनने के बाद आप अपने आप को कहाँ चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट में आ जाता है कि भैया आप कैसे क्लासरूम मैनेजमेंट करोगे। आपकी क्लास में कोई बच्चा शरारती है, कोई बच्चा बहुत गुस्से वाला है, कोई बच्चा बहुत होशियार है, तो आप इन सभी बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाओगे, कैसे इन सभी का मैनेजमेंट एक साथ करोगे। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक बेसिक से जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इनका आंसर आप बोलो कि मैं बताऊं, नहीं भाई, इनके क्वेश्चंस के आप लोगों के आंसर हर इंसान के लिए अपने लिए अलग अलग होंगे। अपना अपना अलग अलग इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा, अलग अलग सोचने का तरीका है। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अपने हिसाब से करके रखना है कि क्या क्या इनका आंसर हो सकता है। चल, और क्या क्या हो सकते हैं। भाई आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ये एक इम्पोर्टेंट है भाई क्वेश्चन। भाई जो फेवरेट सब्जेक्ट है उससे ही रिलेटेड और आगे के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। आप टीचिंग में सबसे ज्यादा पसंद क्या करते हो, तो आपको पढ़ाना अच्छा लगता है आपको, आप कुछ लोग बोलेंगे मुझे इसमें और सीखने को मिलता है, कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे इसमें बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों ये सारी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आपकी कौन सी टीचिंग स्टाइल है, आप किस तरह से पढ़ाना पसंद करते हो। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना के बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा लेता हूँ। कोई बोलेगा कि सर मैं बच्चों को जो भी पढ़ाता हूँ वो डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा सकता हूँ, मैं उनको हंसी खुशी के साथ मतलब मजाक मजाक में पढ़ा देता हूँ। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए आ जाएंगी कि भाई आपकी टीचिंग स्टाइल किस तरह की, आप किस तरह से पढ़ाते हो। ठीक है ना। आप जो है किस तरह से क्लासरूम में मैनेजमेंट करते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई हाउ डू यू मैनेज योर टाइम टू कंप्लीट ऑल योर टीचिंग ड्यूटीज विद इन शेड्यूल। देखो भाई एक चीज बहुत अच्छी है कि भाई एग्जाम में आप देखोगे सभी लोगों को टाइम मिला था फिक्स। कुछ लोगों का पेपर जल्दी हो गया था, कुछ ठीक है ना, कुछ लोगों का बहुत टाइम लग गया था। तो यही चीज स्कूल में होती है कि भाई आपको सबको एक साल मिला हुआ है, उसमें आप कैसे अपना सिलेबस कराओगे। इसके अलावा स्कूल में जो क्लास का पीरियड होता है वो 45 मिनट का होता है। ठीक है। तो इस 45 मिनट के ड्यूरेशन में आप कैसे जो है अपना जो लेसन प्लान बना के ले गए थे उसे डिलीवर करोगे, बच्चों का असेसमेंट भी करोगे, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को भी चेक करोगे, बच्चों के डाउट्स को भी क्लियर करोगे, कैसे करोगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। और अब देखोगे कि समय बदल रहा है तो टेक्नोलॉजी के आने से आप देखोगे कि पढ़ाई में नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज टुडेज स्टूडेंट फेस, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। कि भाई आजकल के बच्चे जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा किससे दिक्कत होती है, कहाँ कहाँ पे वो परेशानी फेस कर रहे हैं, और एज अ टीचर आप उनकी परेशानियों को कैसे दूर करोगे, कैसे उनको सॉल्व करोगे। तो ये चीजें जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना। और इसमें एक और आ जाता है डिस्क्राइब योर वर्स्ट डे इन द क्लास, की क्लास में क्या कौन सी स्थिति होगी जिसमें आपको सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है ना। और आप अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करोगे, कुछ ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब आ जाती है ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसमें मोस्टली आप लोगों का पर्सनैलिटी चेक रहेगा और आपकी पेडागोजी से रिलेटेड चीजें रहेंगी। तो इसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन नंबर का ये पार्ट था। अब आ जाता है डेमो। डेमो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। डेमो का मतलब हो जाता है कि वहां पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई आप जो है कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहते हो। यहाँ पे ध्यान रहे कि वो टॉपिक आपको नहीं देंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि टॉपिक आपसे ही पूछा जाएगा कि भाई आप अपनी पसंद का कोई भी एक टॉपिक आओ और उसको डिलीवर करो, उसको पढ़ो।
तो डेमो जो होगा वो ब्लैक बोर्ड पर होगा। अब बात ये आ जाती है कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स कैसी होती हैं। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हो जाती है, इसके लिए आप प्रिपेयर कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप अपने ही घर पे कोई 2x3 का छोटा सा बोर्ड ले लो, उस पे डेली का एक टॉपिक पढ़ाओ, उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो, उसको ऐसे पढ़ाओ मतलब जैसे आप एक रियल क्लासरूम में पढ़ा रहे हो। लेसन प्लान बनाओ कि भाई एक लेसन को जब आप पढ़ाने जाते हो तो उसमें आप लोगों को उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कब बच्चों को जो है हमें क्वेश्चन पूछना है, कब बच्चों के हमें डाउट्स को सॉल्व करना है। वहां वहां पर आप लोगों को ये चीज भी देखनी है कि कौन सा ऐसा पॉइंट्स हो सकता है जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये चीजें आपके लेसन प्लान में आ जाती हैं। इम्प्रूव बोर्ड राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड राइटिंग कैसे इम्प्रूव होगी, तो देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि बोर्ड राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आ जाती है। ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, रीडेबिलिटी, कि जो भी आप बोर्ड पर लिख रहे हो वो कैसा हो, क्लियर हो, उसको दोस्तों क्लासरूम में जो लास्ट बेंच पर बच्चा बैठा हुआ है वो भी क्या करे, पढ़ सके। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सपोज दैट यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है ना, मोहन। ये लिख तो दिया है ये, लेकिन क्या एक छोटी क्लास का बच्चा पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो एक टीचर होने के नाते जो है आपकी हैंड राइटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो क्या होनी चाहिए, कि उसको लास्ट बेंच पर जो बच्चा बैठा हुआ है वो भी पढ़ सके। क्यों, क्योंकि अगर वो पढ़ नहीं पाएगा तो उसको दोस्तों यहाँ पर लिखने में दिक्कत होगी, उसे समझने में दिक्कत होगी। जो भी आप बोर्ड पर लिख रहे हो उन शब्दों का साइज ना तो ज्यादा बड़ा हो, ना ज्यादा छोटा हो, ना ही ज्यादा दोस्तों उनमें क्या हो, असमानता की एक शब्द जो है दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा हो गया, एक शब्द बहुत छोटा हो गया, नहीं। यहाँ पर उनका साइज जो हो कैसा हो, एक समान हो। अलाइनमेंट का मतलब हो जाता है कि जो शब्द आप लिख रहे हो, जो लाइन्स आप लिख रहे हो, उनके बीच में दोस्तों यहाँ पर गैप कितना है। दूसरी चीज, वो सीधी लाइन में लिख रहे हैं या नहीं। तीसरी चीज, जैसे अगर आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हो तो वहां पर आप अलग अलग कलर की चौक का यूज करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जब बोर्ड पर रंग बिरंगा लिखा रहेगा तो उससे बच्चों को वो कैसा लगेगा, आकर्षक लगेगा, और बच्चे उस पर क्या देंगे, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये चीजें आ जाती है साइज एंड अलाइनमेंट पर। हाईलाइट द मेन पॉइंट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके नीचे आप अलग कलर की चौक के साथ अंडरलाइन भी कर सकते हो उसको एक, ठीक है ना, गोला बना करके हाईलाइट भी कर सकते हो। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आपको जो बोर्ड दिया गया है आप उसमें किस तरह से सारी चीजें अपनी जरूरत की लिख पाते हो। हमेशा दोस्तों यहाँ पर लिखना जब भी स्टार्ट करो तो ऊपर जो है डेट होनी चाहिए, बीच में सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है ना, चैप्टर नेम या टॉपिक नेम होना चाहिए। ऊपर से लिखना स्टार्ट करो, नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ। और जब भी मिटाने की बारी आए तो हमेशा मिटाना स्टार्ट कहाँ से करो, ऊपर से स्टार्ट करो। और तीसरी चीज जो हो जाती है कि ऊपर से मिटाना स्टार्ट करो, एक साथ कभी मत मिटाओ, जो जो चीजें लिखती जाए वो मिटाते जाओ। करेक्टनेस, जो भी लिख रहे हो उसमें किसी भी तरह की ग्रामेटिकल एरर ना हो, स्पेलिंग की एरर ना हो। क्यों, क्योंकि छोटे बच्चे अगर गलत लिखेंगे तो वो अपनी कॉपी में भी उसको गलत नोट करेंगे और हो सकता है वो उसको गलत ही सीखें। जो भी लिख रहे हो उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते करते सीखो, जिससे कि बच्चे उसको लिखने के साथ साथ क्या करते जाएं, उसका प्रोनाउंसिएशन भी करना सीखते जाएं। समझ में आया। पोजीशन ऑफ अ टीचर, पोजीशन ऑफ अ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोजीशन ऑफ अ टीचर में सबसे पहले तो आ जाती है हैंड की पोजीशन। हैंड की पोजीशन में आप ध्यान रखोगे कि हमारा हाथ कैसा रहेगा, 45 डिग्री पर रहेगा। 45 डिग्री का मतलब हो जाता है कुछ इस तरह से। क्यों, क्योंकि जो आप लिख रहे हो वो छुपे ना, और जो दोस्तों यहाँ पर आप लिख रहे हो, अगर आप 45 डिग्री पर आपका हाथ है तो इससे क्या होगा कि बच्चों को जो लिख रहे हो वो आपसे नहीं छुपेगा, ना आपके हाथ से छुपेगा। तीसरी चीज, आप जब भी लिखो तो एकदम से पूरे पीछे मुड़ के मत खड़े हो जाओ। एक पैर आपका बोर्ड के साइड हो और एक पैर जो है वो आप लोगों के इस तरह से हो कि जिससे आप लोगों को पीछे मुड़कर देखने में क्या रहे, आसानी रहे। पता लगा आप जो है बोर्ड पर लिख रहे हो, पीछे बच्चों पर आपका ध्यान ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक बात है। तो इसमें हमें क्या रखना है, करेक्टनेस पर ध्यान रखना है हमें, जो है इस चीज पर सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, अपनी पोजीशन पर ध्यान रखना है कि हमारे हाथ का एंगल 45 डिग्री हो, हमारे पैरों का, ठीक है ना, पोजीशन ऐसा हो जिससे कि हमें पीछे मुड़कर देखने में क्या हो, आसानी हो।
आई कांटेक्ट विद द स्टूडेंट। लिखते समय आप जब पीछे बार बार मुड़ोगे तो बच्चों की आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट भी बनाओगे। इससे हमें ये पता लगता जाता है कि जो हम समझाना चाह रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, जो बच्चों को सीखने को मिल रहा है या नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब भी आपका क्लासरूम ओवर होता है, ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप बोर्ड को क्लीन करके जाओ, जिससे कि नेक्स्ट टीचर जो भी आए वो आप लोगों को पढ़ाए। ठीक है ना? पढ़ाने आए तो उसको बोर्ड साफ मिले। तो ये जो है आप लोगों की डेमो की प्रिपरेशन से रिलेटेड चीजें हो जाती हैं। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, जो कि आप लोगों के लिए किससे रिलेटेड था, केवीएस के डेमो से और इंटरव्यू से रिलेटेड था। चीजें जो है आप लोगों को ही करनी है, इसमें आप लोगों को कोई भी ज्यादा ऐसा कोई बड़ी हेल्प नहीं होगी। इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, मिरर में देखकर बोलना सीखिए, कंफर्टेबल रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, क्योंकि एक टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस होना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नमस्कार। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे वीडियो पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।